गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़ गए हैं। मनीष कुमार, दीपक कुमार घोष, प्रीतम, खुशरुद्दीन, प्रिंस कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दीजिए। भाई इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं वो आपको डेली पीएनजी फाइल में मिल गए होंगे, ठीक है। दीपक, रजनीश, मोहित कुमार, प्रिंस कुमार, नमस्ते। स्नेहा, कुणाल, प्रवीण, निखिल इंदौर की धरती से गए हैं। सितांशु, भास्कर, रवि, अहिरवार, आशीष, गौरव, प्रभाकर, तनु वर्मा, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। और जीवन में रोज बढ़िया हम करें, इस पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। कि भाई मैं गरीब हूं, फीलिंग है वो। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो हमारे आसपास वाले लोग हैं ना, वो फील करा देते हैं। तो अगर आपको फीलिंग ही नहीं आ रही, आप घर में परिवार के साथ बैठ के उसी से रह रहे हैं, तो सबसे बढ़िया पॉजिटिविटी यही है। तो उसी को आपको देखते हुए डेली पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने आप एक दिन सक्सेस मिलेगी। तो एक बच्चा भी लिख रहा था कि कई बार मायूसी आ जाती है, तो उसका रिप्लाई है कि मायूसी लानी नहीं है। मायूसी कब आती है? हम कंपैरिजन करने लगते हैं आसपास से। कंपेयर नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है। ये कहना मेरे लिए आसान है, आपको लग रहा होगा ऐसे, ऐसा नहीं है। हम बहुत लोगों को देखते हैं अपने आसपास, स्थितियों को देख के बता रहा हूं मैं। अपने हम भी खुद जिस दौर से निकले हैं अपने टाइम पर, तो इसलिए समय निकल जाएगा और समय बहुत तेजी के साथ भागता है, पता भी नहीं चलता कि कब बढ़िया समय आ जाएगा। तो अच्छे दिन आने वाले हैं। इस पॉजिटिविटी के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। एक तो यार बार बार की बात मत करो यार, भारतीय मीडिया इतनी बेकार है ना, पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं यार ये, ठीक है। तो कल वो इस्लामाबाद में हमला कर दे रहे थे, कराची में हमला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो सीधे जो अपना शाम को 5:30 बजे जो कॉन्फ्रेंस होती है, वो अपना आप सुना करो। उसमें उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने कल इतनी जगह हमले किए, हमने उनके 4 ठिकानों पर हमले किए, उनका हमने डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया। तो जो अपने ऑथेंटिक जो है, वो जो शाम को 5:30 बजे ब्रीफिंग करते हैं, वो बेस्ट है। इन फालतू और चक्करों में नहीं पड़ना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आते हैं। अब आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ में। बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में 2 वायर हैं, और ये 2 वायर जो हैं, 2 स्ट्रेट कंडक्टर हैं, 2 स्ट्रेट चालक कह देंगे, या 2 स्ट्रेट तार है हमारे पास। इनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। अगर 2 तारों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही हो और इन्हें एक दूसरे के नजदीक रखा जाए, तो ये दोनों तार एक दूसरे को अट्रैक्ट आकर्षित करेंगे कि रिपेल प्रतिकर्षित करेंगे, आपको बताना है। इंडिया पाकिस्तान टेंशन पर एक वीडियो बना रहे भाई, हजारों वीडियो, लाखों वीडियो बनी हुई है, और क्या एक वीडियो और ऐड करवाना चाह रहे हो तुम? हैं? ये बंद करो और चिल रहो। बच्चे अगर आपके पास फॉर्च्यूनर है, क्या भाई इतनी महंगी गाड़ी नहीं है हमारे पास फॉर्च्यूनर। हम मास्टरों के पास फॉर्च्यूनर कहां से आने लगे भाई? हम सीधे सच्चे मास्टर हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि ये तो सेलिब्रिटी मास्टर हो, तो बात अलग है। अपने काम चलाओ गाड़ी हमारे पास, कि काम चल जाए, ऑफिस आने जाने का। यहाँ देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 2 तार है, अगर उनमें सेम डायरेक्शन में करंट हो, तो ध्यान रखना कि अगर 2 तारों में सेम ही दिशा में करंट हो, तो ऐसे तार एक दूसरे को अट्रैक्ट आकर्षित करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेपर में इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि हम सभी ने क्या पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज रिपेल प्रतिकर्षित करता है। हमने ये भी पढ़ा है कि नॉर्थ पोल रिपेल करता है, साउथ पोल रिपेल करता है। नहीं कि अगर एक ही तरह की चीजें हो, दोनों नॉर्थ पोल हो, चुंबक के नजदीक नजदीक लेके आएंगे, एक चुंबक का नॉर्थ पोल, ये कहिए प्रतिकर्षित, साउथ पोल रिपेल, पॉजिटिव चार्ज रिपेल, नेगेटिव रिपेल। तो उन्हें लगता है कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट होगी तो एक दूसरे को रिपेल प्रतिकर्षित करते होंगे। ऐसा नहीं है। अगर 2 तार जो हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो ऐसे तार जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट आकर्षित करते हैं। क्यों? इसे बड़े ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले समझो, ये बेटा पहले इस वाले तार को पकड़ लो। मान लो कि तार 1 है, ये तार 2 है। अब मुझे बताओ, अगर किसी तार में करंट हो, तो मैंने क्लास में आपको बताया था कि अगर किसी तार के अंदर करंट है, तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। बताया था ना कि अगर किसी तार में करंट है, तो अगर सीधे तार की बात करें पेपर में, तो सीधे तार में अगर करंट है, तो उसके आसपास का चुंबकीय क्षेत्र हम दाएं राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से निकालते हैं। बेटा सीधे तार में करंट है, तो मैंने कहा था करंट के डायरेक्शन में अंगूठा कर लो, उंगली आप कर्ल करेंगे तो उंगलियां इधर को अंदर घुस रही, यहां से बाहर निकल रही हैं, तो इसके चारों तरफ एक सर्कुलर, एक वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। तो यहाँ पे अच्छी देखना, अगर इस तार में करंट है, अगर मैं इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र देखूं, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को, यहाँ से बाहर, यानी इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को है, यानी कि इसके आसपास
इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा अंदर की तरफ, कागज के तल में अंदर की ओर। भाई आप देख रहे हो ना, जिधर करंट फ्लो करती है उधर रखते हैं अंगूठा, उधर उंगलियां कर्ल करूंगा, उंगलियां तो अंदर घुस रही हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है ये कागज के तल में है, इनटू द पेज। अब यानी कि बेटा जो दूसरे वाला तार है, ये वाला जो दूसरे वाला तार है, ये 2 नंबर वाला, यानी ये दूसरे वाला जो तार है ये एक मैग्नेटिक फील्ड में, ये एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। ये वाला जो तार है भाई, इस तार में करंट है तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, तो दूसरे वाला तार इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अगर तार में करंट हो और वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो उस पर बल किधर को लगता है? आप कहेंगे सर आपने मैं फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर तार में करंट है तो उस पर बल लगता है आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अनुसार। तो करंट की डायरेक्शन में हम उंगलियां कर लेंगे, करंट जा रही है ऊपर को उंगलियां कर ली, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को, हथेली का फेस जो है, हथेली का फेस अंदर की तरफ कर लिया, जब उंगलियां करेंगे तो उठा के इधर को, यानी कि इस पर फोर्स लगेगा इस तरफ को, यानी इस वाले तार में करंट है तो इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र में तार रखा हुआ है तो इस तार पर बल लग रहा है इधर को। अब यहां पे आ जाओ, इस तार में भी तो करंट है तो इसमें करंट की वजह से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। अब करंट के डायरेक्शन में आप अंगूठा करो, उंगलियां कर्ल करेंगे तो यहां से उंगलियां बाहर की तरफ आ रही है, यानी यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आएगा, अंदर घुसेगा, यानी कि इस अगर मैं इस तार में करंट है, इसके से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा इस तरफ, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की ओर, बाहर की ओर। यानी ये वाला जो तार है पहले वाला, ये जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इसमें जो करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ को है। अब इसमें आ जाओ, करंट के डायरेक्शन में आप उंगलियां करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ को, हथेली का फेस बाहर को कर लेंगे, उंगलियां कर्ल करेंगे तो उठा रहा अंदर की तरफ को, तो उसमें फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। तो आपने अगर ये निकालना है तो निकाल सकते हो, नहीं तो आप सीधे आंसर याद कर लेना, सीधे आंसर याद कर लेना कि अगर 2 तार में सेम डायरेक्शन में करंट है तो ऐसे तार एक दूसरे को अट्रैक्ट आकर्षित करते हैं। ये क्वेश्चन केवल गलत कराने के लिए आता है पेपर में, कि 2 तार में सेम डायरेक्शन में करंट होगी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट आकर्षित करेंगे। ध्यान समझना, ये 2 तार हैं, इसमें करंट है तो इसके आसपास मुके तो बल लगेगा अंदर को, यानी कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट आकर्षित करेंगे। दोबारा समझना, भाई इस तार में करंट जारी है तो इसमें करंट होने की वजह से इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ को है, यानी ये तार जिस चुंबकीय क्षेत्र में है वो अंदर की तरफ को है, तो करंट की डायरेक्शन में उंगलियां करी, चुंबकीय क्षेत्र अंदर को है तो फोर्स कहां लगा? इस तरफ को। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। इसमें करंट है, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा करेंगे तो इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर की तरफ को, तो उस पर फोर्स किधर लगेगा? करंट की डायरेक्शन में अंगूठा किया, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ को है तो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ को, यानी दोनों तार जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट आकर्षित कर रहे हैं। सीधे याद कर लेना इसे, ठीक है? तो कैसे याद रखेंगे? अगर 2 तारों में सेम दिशा में करंट बह रही है, समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी का दूसरा भाई है वो ये, अगर 2 तारों में बेटा अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो, अपोजिट में, अगर 2 तारों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, ठीक है, अगर मेरे पास में 2 तारों में अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो बेटा एक दूसरे को ये करेंगे रिपेल, प्रतिकर्षित। इसे भी आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं, मैंने भी निकाला है ना पहले वाले केस से ही, तो एक दूसरे को रिपेल, प्रतिकर्षित करेंगे। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो रिपल्सन पैदा होगा, ये अट्रैक्ट कर रहे थे, ये रिपल्सन, प्रतिकर्षण। रिपल्सन, रिपल्सन, ये स्पेलिंग हम कंफ्यूज हो गए थे। रिपल्सन, ये आएगा स्पेलिंग रिपल्सन, यानी कि प्रतिकर्षण पैदा होगा, प्रतिकर्षण। ठीक, तो अपोजिट में करंट है तो रिपल्सन होगा, और रिप 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 क्या स्पेलिंग लिख रहा हूं यार मैं, रिपल, REPEL, रिपल, रिपल्सन, ये बनेगी ना स्पेलिंग रिपल, पहले से ही लिखी थी शायद, रिपील नहीं, रिपील तो अलग चीज होता है, रिपल्सन, रिपल्सन, ये सही लग रही है। रिपल्सन कौन सी स्पेलिंग सही है? कोई बच्चा बताएगा? विजय कुशवाहा बता रहे REPUL वाली होगी, है ना? तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है भाई। हाँ, REPULSION, REPULSION, ये लिखी ना, ये सही है। और रिपील तो गलत है, रिपील तो एक होता ना अलग चीज होती है कि खत्म कर देना, रिपील अलग चीज होता है। रिपल्सन, ये सही है ना? चलो, रिपल्सन, ओके ठीक। अच्छा, अब यहां देखना, देख रहे हो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कितना खतरनाक। पर ये मैं हर तीसरे दिन किसी न किसी बैच में लिखता हूँ, ये रिपल्सन, अट्रैक्शन। अब हम शुरुआत करेंगे, आज क्लास ले रहे हैं और एक मंडे को क्लास होगी आपके साथ में, इनमें हम इन्हें मैग्नेटिज्म को खत्म करेंगे, है ना? मैं पूरा ऐसे रिवाइज भी करा दूंगा, आपको टेंशन मत लेना। पूरा का पूरा चैप्टर ऐसे रिवाइज कराऊंगा कि 15 क्वेश्चन के अंदर
पूरा चैप्टर को हम उड़ा देंगे, उन 15 क्वेश्चन में से एक पेपर में कुछ फंसेगा, एक लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक मोटर, 15-20 मान लो, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है, इसका वर्क क्या है, उसका कार्य है इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी, इट्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हिंदी में लिखेंगे यह वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बेटा तो जैसे आपके घर में जैसे मोटर है, आपने क्या किया कि आपने स्विच ऑन किया, जैसे आपके घर के पंखे में मोटर लगी होती है, तो जैसे आपने स्विच ऑन किया तो करंट किसके अंदर गई, आपके पंखे में जो मोटर के अंदर गई, तो मोटर क्या करेगा, उसे आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, भाई करंट का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो वो क्या करेगा, पंखा घूमने लगेगा, तो जो घूमना है ये मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो मोटर काम क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। आप एक तरह की ऊर्जा दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, और उसे वो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर बदल रहा है। दूसरा एक इसका प्रिंसिपल याद रखना, देखो पहले क्या था, ये 10th क्लास में पूरा डिटेल में था ये, लेकिन अब 10th क्लास के अंदर भी इसकी पूरी वर्किंग वगैरह उन्होंने निकाल दिया सिलेबस से। लगातार सीबीएसई वाले इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, सिलेबस को 9-10 के कम करते 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 बहुत ज्यादा कम कर दिया है। अब वहां पे 10th क्लास में फिजिक्स के नाम पे 2-3 चैप्टर ही हैं। 10th क्लास में एक लाइट पढ़ाया जाता है बच्चों को, और एक मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ाया जाता है, बस और कुछ है ही नहीं वहां। भाई लेंस और मिरर भी उसका लाइट का ही पार्ट है। तो बच्चों के साथ इतना खिलवाड़ कर रहे हैं कि बच्चों को फिजिक्स के नाम पे 10th क्लास में 2-3 चैप्टर पढ़ा दे रहे हैं वो। और जब बच्चा 11th क्लास में आता है, फिजिक्स की इतनी मोटी किताब मिलती है उसे, और वो बच्चा जो 10th क्लास में सोचता है कि मेरी साइंस तो बहुत अच्छी है, वो 10th क्लास में आके बेचारा रोने लगता है। ये बहुत सारे जो सुसाइडल केस होते हैं जो बच्चे जा रहे हैं इधर कोटा वगैरह में, उनमें एक वजह इनकी बदतमीजी भी है कोर्स डिजाइन करने वाले की। भाई आप धीरे धीरे लेवल बढ़ाओगे ना, आपने 6th क्लास में 2 चैप्टर रखो, 7th में 3 रखो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ, 10th में 5-6 चैप्टर तो हो, ताकि बच्चे को अजीब सा ना लगे। यहाँ पढ़ा रहे हैं 2-2.5 चैप्टर, और वहां पढ़ा जा रहे हैं इतने 25 चैप्टर एक साथ। वो बच्चा तैयारी भी करने लगता है मेडिकल की, IIT की, वो प्रेशर में आ जाता है। 10th क्लास में नंबर आते हैं 95%, घर वाले सोचते हैं लड़का धुरंधर है, लड़का बेचारा प्रेशर में आ गया। लेकिन इसका प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि इलेक्ट्रिक मोटर इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर किसी कंडक्टर में, किसी चालक में, कंडक्टर चालक यानी कि मेटल का तार ले लो जैसे आप, कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करती है और उसे मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में रख दे, चुंबक के पास, तो उसमें फोर्स लगेगा। तो जब आप स्विच ऑन करते हो तो जो करंट है ना, वो मोटर के अंदर जो तार है उनके अंदर जाएगी, और आपको पता है कि मोटर के अंदर चुंबक भी लगी होती है। तो करंट अगर किसी कंडक्टर के अंदर हो और वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो उसे बल लगता है। पढ़ा था ना मैं, IBL sin थीटा। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसे बल लगता है। ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है, आपको ध्यान रखना है। तो लिखेंगे इसका प्रिंसिपल है इसका, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a magnetic force is experienced by it। हिंदी में लिखेंगे जब किसी धारावाही चालक को, धारावाही जैसे धारा बह रही हो, जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो वह चुंबकीय बल का अनुभव करता है। तो आपने यहाँ पे बस 2 बात याद रखनी है कि मोटर काम क्या है, कि मोटर को करंट देंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे, तो उसे मैकेनिकल एनर्जी बदल देगा। ये वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि मोटर के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि जब किसी, जो उसके अंदर वायरिंग है, जो तार में करंट पास कराते हैं, तो वहां पे चुंबक भी लगी होती है, तो वो घूमने क्यों लगती है, क्योंकि हमने प्रिंसिपल क्या है इसका कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में यानी कि चुंबक के आसपास रखा जाता है तो वो चुंबकीय बल का अनुभव करता है। ये इसका प्रिंसिपल है। 2 बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमें 2 पॉइंट इसमें ध्यान रखने हैं, इस बात को आप सभी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे बेटा क्लास के अंदर इसी का जो एक
भाई है, ये एक काम करते हैं हम पहले पहले हम पढ़ेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, शॉर्टकट में से हम कहेंगे ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये क्या है अभी आपको बताएंगे, पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसकी डिस्कवरी की थी माइकल फैराडे और हेनरी जोसेफ ने इंडिपेंडेंटली। यानी कि माइकल फैराडे साहब बिल्कुल अलग देश में काम कर रहे हैं, हेनरी जोसेफ बिल्कुल अलग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि दोनों मिलकर एक ही लैब में काम कर रहे थे, इंडिपेंडेंटली दोनों ने इसके ऊपर अलग अलग काम कर रहे थे 1831 में की। लेकिन इसके बारे में बाकी और चीजें भी ज्यादा डिटेल में बताया फैराडे साहब ने, तो उनका नाम ज्यादा आता है। तो इसलिए ज्यादातर बच्चों ने यही पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो खोज की है वो की माइकल फैराडे ने, जबकि आप ध्यान रखना कि इसकी खोज की है माइकल फैराडे और हेनरी जोसेफ, दोनों ने सेम फिनोमेना बताया, इंडिपेंडेंटली उन्होंने डिस्कवर किया इसे 1831 में। ठीक है, अब आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज discovered by Michael Faraday and Henry Joseph independently in 1831। तो लिखेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे और हेनरी जोसेफ ने अलग अलग 1831 में की थी। और आपको पता है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आजकल थोड़ा सा पेपर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए फिजिक्स कोई स्पेशल क्लास है, अलग से कोई ऐसा कोई बैच नहीं है कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिन्हें का जिक्र करेंगे हम फैजान हुसैन अभी एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताने के बाद। अभी जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज है, मैंने कहा कि माइकल फैराडे ने और हेनरी जोसेफ ने 1831 में। तो मैं आपको कह रहा हूं कि आजकल पेपर वाले बदतमीजी क्या कर रहे हैं, ईयर सन बड़ा पूछ रहे हैं। कह रहे सर आपका सफेद रंग का पर्दा उड़ रहा है, अच्छा ये इधर इस पे आ रहा होगा हल्का सा, है ना। देखो अब इसकी जो खोज की है वो ईयर पूछ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ओम का नियम पूछ लिया उसने पेपर में एसएससी के एग्जाम में कि ओम का नियम किस साल दिया गया, तो मैंने आपको बताया था कि 1827-28 में दिया गया। तो आप ऐसे याद रखना कि सर ने पहले में पढ़ाया था ओम का नियम इलेक्ट्रिसिटी में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो बाद में पढ़ाया, मैग्नेटिज्म में पढ़ाया, मैग्नेटिक वाले चैप्टर में पढ़ाया, यानी कि 1827-28 के बाद इसकी खोज हुई होगी। एक हल्का सा आपको आइडिया रहेगा कि उसकी खोज की 1828 में, तो उसके 2-3 साल के बाद ही ये 1831 में इसकी खोज की है। ठीक, अच्छा अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, ये फिनोमेना क्या है, ये आपको समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये किस बला का नाम है। ठीक है, क्या हुआ, कुछ खतरनाक काम हो गया क्या ज्यादा? ग्रुप में लोग खाली रहते हैं भाई, कुछ ना कुछ करते रहते हैं मैसेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, अभी आप घर पर, मैं तो घर से क्लास लेता हूं, ऑनलाइन में ऑलमोस्ट सारी क्लास लेता हूं घर से। कैरियरविल, क्योंकि देखो ऑनलाइन अपने घर से लो चाहे कैरियरविल के स्टूडियो से लो, एक ही बात है, आपको क्या पता चल रहा है, टीचर दिखेगा, पीछे बोर्ड दिखेगा। दूसरा क्या होता है कि इससे जो हम रोड पे घूमेंगे, इधर से उधर जाएंगे, गाड़ी में पेट्रोल फूकेगा, जाम लगेगा, उससे भी बचता है आदमी। तो आप अपने शहर अपने देश के लिए भी कुछ कर रहे हैं, ये तो खैर है। अच्छा कह रहा है कि दिन भर पढ़ते हैं, थक जाते हैं, क्लास में बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील बढ़िया होता है। अभी जब क्वेश्चन पूछूंगा ना पूरा पढ़ाने के बाद, तब पूछेंगे कैसा फील गुड हो रहा है। अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये देखो कैसा फिनोमेना है। आप याद करो ऑस्ट्रेड का मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया था, ऑस्ट्रेड का प्रयोग। तो ऑस्ट्रेड साहब ने हमें 1820 उसका ईयर बताया था मैंने आपको। तो ऑस्ट्रेड ने हमें बताया था कि अगर किसी तार में करंट है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। अगर किसी तार के अंदर करंट है, अगर तार बिल्कुल सीधा है, उसके अंदर करंट है, तो उसके आसपास एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ऐसे किसी लूप में करंट है तो भी उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो लोगों के दिमाग में एक बात आई कि अगर करंट से, अगर तार में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है,
तो क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट को भी पैदा कर सकती है क्या? समझ रहे हो? उल्टा हो सकता है कि नहीं? तो यहां पर ध्यान समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि एक बच्चा कह रहा है इस पीरियड में क्या कोई हमारा साइंस के अंदर आप देखो 18 सेंचुरी में बहुत काम हुए हैं, 18 सेंचुरी में। हाँ, कल बता दिया था कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, कल बताया तो था। तो उस समय 18 सेंचुरी में बड़ा काम हुआ, मतलब बिल्कुल जो फंडामेंटल फिजिक्स है ना, प्योर फिजिक्स, ये अप्लाइड वाली नहीं, इंजीनियरिंग वाली नहीं, फंडामेंटल जो फिजिक्स, जो न्यूटन के नियम, आइंस्टीन के नियम ऐसे पढ़ते हैं, तो इस फंडामेंटल फिजिक्स में 18 सेंचुरी में बड़ा काम हुआ। और 19 सेंचुरी में 1950-60 तक भी बड़ा काम हुआ। और आपको पता है कि उस समय एक तो हमारा देश जो था वो गुलाम था अंग्रेजों का, तो यहां से किसी का बाहर कुछ ऐसे करना बड़ा मुश्किल काम था, पढ़ाई लिखाई बड़ी कम थी। दूसरा, उस समय कुछ साइंटिस्ट हमारे भी हुए, जैसे सीवी रमन साहब, उन्हें तो नोबेल प्राइज ही मिला 1930 में। तो सीवी रमन ने बड़ा अच्छा काम किया। 1950 के आसपास वाले उसी दशक में ही इसके उस समय एक बड़ा नाम चला एस एन बोस, सत्येंद्र नाथ बोस का। उन्होंने आइंस्टीन के साथ मिलकर 1924 में बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन एक चीज के बारे में बताया। तो एस एन बोस बड़ा नाम रहे। इसके अलावा आपके, मैंने कहा कि सीवी रमन साहब का बड़ा नाम रहा। इसके बाद में फिर हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहे, होमी जहांगीर बाबा है ना, विक्रम साराभाई, ये भी बड़े फेमस रहे। ऐसा नहीं है कि भारत के नहीं रहे, मैथ में आप सभी जानते हैं कि रामानुजम जी का बड़ा नाम रहा। तो लेकिन उतने नहीं हुए, बात आपकी सही है। ठीक है, चलो आ जाओ। जर्मनी ने बहुत काम किया। जर्मनी प्योर जो साइंटिस्ट, इंजीनियर, जितना काम टेक्नोलॉजी में जर्मनी ने किया किसी ने नहीं। और उसमें भी ज्यूस बहुत आगे थे, यहूदी जो लोग हैं ना, बहुत काम किया उन्होंने। आइंस्टीन वगैरह सब यहूदी हैं। वो बाद में हिटलर उन्होंने भगा दिया अमेरिका वगैरह, अमेरिका ने फिर सारी टेक्नोलॉजी कैप्चर कर ली। खैर इधर आओ, अब ज्यादा हिस्ट्री पर नहीं जाते, मैं टॉपिक भी खत्म करना है। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने कहा कि क्या है, अभी आप कमेंट बाजी थोड़ी देर बंद रखेंगे, अगले आधा घंटा। मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने हमें बता दिया कि किसी तार में करंट है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। तो लोगों के दिमाग में आएगा कि अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर सकती है तो क्या चुंबकीय क्षेत्र करंट को पैदा कर सकता है? यस। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है, ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एक ऐसी युक्ति है कि जिसमें हम किसी कोइल में, किसी कुंडली में करंट इंड्यूस करेंगे, करंट को प्रेरित करेंगे जब उसे हम किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो अगर आपके पास में कोई कोइल हो, कोई कुंडली हो, अगर आप उसे बदलते हुए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगी। इंड्यूस करंट का मतलब पता क्या है? तो अगर आपने बैटरी लगाई और बैटरी से आपको जो करंट मिली, हम कहेंगे सिंपली इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन बिना बैटरी के भी अगर आपने करंट लेके आ गए, बिना बैटरी के भी अगर आपने करंट फ्लो करा दी, तो वो करंट जो किसी बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पैदा हो, किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पैदा हो, उसे हम कहते हैं इंड्यूस करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम किसी कोइल में करंट को इंड्यूस करते हैं, किसी करंट को प्रेरित करते हैं, किसी करंट को पैदा करते हैं, जो उसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। ठीक है, अगर हम किसी को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ठीक, तो यहां पर लिखेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, पूरा समझाऊंगा तो धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ए फिनोमिना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ए फिनोमिना in which current is induced in a coil when it is placed in a changing magnetic field, and electromagnetic induction is a phenomena in which current is induced in a coil when it is placed in a changing magnetic field, and this current is called induced current। हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी वाले समझ जाएंगे। अभी लिखेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एक युक्ति है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एक युक्ति है जिसमें किसी कुंडली को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, रखकर उसमें वैद्युत धारा को प्रेरित किया जाता है और यह धारा प्रेरित धारा कहलाती है। तो अभी पहले आप गेम समझना, एग्जामिनर आपको कहां फंसाएगा, पहले ध्यान सुनना। मैंने क्या कहा
कि अगर मेरे पास में करंट है एक तार में, तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। तो करंट चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करती है, करंट मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करती है। क्या मैग्नेटिक फील्ड भी करंट को उत्पन्न कर सकता है? यस। अगर हम मेरे पास कोई कोइल हो, एक कुंडली हो, उसे अगर मैं बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं तो उसके अंदर भी करंट आ जाएगी। उस करंट को कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट वो करंट है जो बिना बैटरी के हमें मिल गई। तो अगर किसी कोइल को मैं बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं और उसके अंदर भी करंट आ जाए, वो बेटा हमारी कौन सी करंट कहलाती है? इंड्यूस्ड करंट कहलाती है। तो मैंने क्या लिखा इसमें कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एक युक्ति है जिसमें किसी कुंडली को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें वैद्युत धारा को प्रेरित किया जाता है और यह धारा प्रेरित धारा कहलाती है। दूसरी चीज मैंने आपसे क्या बोला, ध्यान सुनना, कि पेपर में कहेगा कि इंड्यूस करंट कैसे पैदा होती है, तो ध्यान रखना, प्रेरित धारा पैदा होती है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र से। अगर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित नहीं हो रहा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उससे करंट पैदा नहीं होगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र बदलना चाहिए, उसकी वैल्यू कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा होनी चाहिए। तो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र ही प्रेरित धारा को उत्पन्न कर सकता है। इस पर बॉक्स बना लेना ताकि जब कभी आप रिवीजन करो तो भी आपको लाइन साफ साफ दिखे कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होगा वही धारा को, प्रेरित धारा को उत्पन्न कर सकता है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है यही इंड्यूस FIELD, यही किसे पैदा कर सकता है? इंड्यूस करंट को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करेंगे, करंट पैदा हो, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे ध्यान से, मैंने कहा बेटा अभी कमेंटबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी। जब से कह रहा सर हमने बैच लिया था, लापरवाही से पढ़ नहीं पाए हैं, फिजिक्स कहां से स्टार्ट करें? बिल्कुल पहली क्लास से, क्लास 1 से स्टार्ट करो, बिल्कुल एंड तक चले जाओ। ये कह रहे सर आप हिंदी मीडियम से पढ़ोगे इंग्लिश में? हिंदी से पढ़ाऊं, इंग्लिश से भी। 12वीं क्लास तक हिंदी मीडियम से पढ़ाऊं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, DU से, डिपार्टमेंट ऑफ। जब से कह रहा सर हमने बैच लिया था, लापरवाही से पढ़ नहीं पाए हैं, फिजिक्स कहां से स्टार्ट करें? बिल्कुल पहली क्लास से, क्लास 1 से स्टार्ट करो, बिल्कुल एंड तक चले जाओ। ये कह रहे सर आप हिंदी मीडियम से पढ़ोगे इंग्लिश में? हिंदी से पढ़ाऊं, इंग्लिश से भी। 12वीं क्लास तक हिंदी मीडियम से पढ़ाऊं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, DU से, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स से। वहां प्योर इंग्लिश था, पहले प्योर हिंदी था, तो अपना जीवन तो ऐसे कट गया भाई। अब ये बाइलिंगुअल आ गया, देख रहे हो, किसी चीज का कोई नुकसान नहीं है। जब मैंने 12वीं क्लास तक हिंदी पढ़ा और फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया, यहाँ पूरा एकदम इंग्लिश पढ़ाते थे टीचर, खाली ये नहीं कि केवल फिजिक्स के वर्ड इंग्लिश में, पूरा इंग्लिश। Okay, today we will start with a new topic that is called electromagnetic induction. Okay guys, we will discuss in this topic that a changing magnetic field can induce current. टीचर ऐसे बोल रहा है और हमें हवा ही नहीं आ रही कि टीचर बता क्या रहा है, क्योंकि हम पढ़ के आए कैसे, हम ऐसे पढ़ के आए कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एक युक्ति है जिसमें किसी कुंडली को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में, हम पढ़ रहे हैं ऐसे शब्द और मास्टर वहां पता नहीं क्या बोल रहा है। अब ऐसे चल रहा है, मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या हो गया यार। फिर धीरे 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 हम इंग्लिश के लिए इतना यूज टू हो गए कि जब पढ़ाना शुरू किया तो फिर अपने 12th क्लास का रजिस्टर उठाने पड़े कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं। अच्छा, वो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ा था 6-7 साल पहले, तो खैर वो नुकसान नहीं हुआ। मुझे उस समय लगता था कि हिंदी में पढ़ के हमने टाइम खराब किया, सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन उसका फायदा देखो टीचिंग में हुआ बाद में। अब यहाँ जाओ, अभी बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये भी 2 टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, एक को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। एक हमारे पास में है सेल्फ इंडक्शन, एक हमारे पास में है म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन इसे हम बोलते हैं हिंदी में स्व प्रेरण। एक हमारे पास में होता है म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण। म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। थोड़ा सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके पास में कोई कोइल है ये, ठीक। अब आप इसके अंदर करंट को इंड्यूस करना है आपको, आपने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, ये मान लो कि गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक मैग्नेट लेकर आए, मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। अगर आपको इस कोइल के अंदर कहीं पे बैटरी लगी है, ये बच्चा कह रहा तो सर पास हो गए थे, बताओ ये कैसी बातें कर रहा है। पास हो गए थे, फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए थे, कह रहा जी पास हो गए थे। एक से एक चमत्कारी बच्चा आ रहा है क्लास में। हमारे यहाँ यूपी में किताब चलती थी, तो यहाँ पे भी रखी होगी, कुमार मित्तल किताब चलती थी हमारे यहाँ यूपी में, अभी भी चलती है ये। यूपी के टीचर की फेवरेट किताब होती थी ये। तो हम इस किताब से पढ़े थे, कुमार मित्तल से, नूतन पब्लिकेशन की होती थी। तो इसका हम हिंदी वर्जन से पढ़े थे, तो हमने क्या किया, इसका मैं इंग्लिश वर्जन ले आया। तो इधर मैंने अपने 12th क्लास में मैंने पढ़ा था हिंदी वर्जन रखा, इधर रखा इंग्लिश। तो बिल्कुल वही की वही लाइन, पहले हिंदी में पढ़ता था फिर इंग्लिश में। तो मुश्किल से 1 महीना लगा और मैंने चीजों को कन्वर्ट कर लिया। भाई बाकी चीजें सेम ही होती है, वी कैन से दैट, हैंस प्रूव्ड, इट इज, दिस इज, वो तो सेम ही होता है। बस जो इंग्लिश के वर्ड थे वो हमने यहाँ से कन्वर्ट किए। 1 महीना मुझे लगा। तो धीरे धीरे धीरे, यानी कि मैंने 15 जुलाई को एडमिशन लिया था और मेरे आज भी याद है, हमारा मैकेनिक्स का पेपर था,
डॉक्टर खनीजा एक हमारे टीचर थे, रवि खनीजा, उन्हें राष्ट्रपति से अवार्ड भी मिला था, बड़े फेमस थे वो डीयू में। तो उन्होंने पेपर लिया मैकेनिक्स का, और मुझे याद है कि अक्टूबर नवंबर की बात थी मैक्सिमम ये, और उन्होंने ऐसे एक पेपर लिया जैसे मेन एग्जाम से पहले, और मैंने उसके अंदर पूरा जब पेपर मैंने किया, और मैंने बाद में देखा कि यार मैंने 20 पन्ने इंग्लिश लिख दिया। मुझे इतनी खुशी हुई यार, इतना इंग्लिश लिख दिया मैंने, 20-22 पन्ने फिजिक्स में, बड़ा अच्छा लगा। तो 60 नंबर का पेपर था वो, 45 से 48 नंबर आए, तो बड़ा अच्छा लगा कि अब मुझे लगा, उसके बाद वो फीलिंग मुझे आज तक याद है, तब मैं समझ गया था कि मुझे इंग्लिश से कोई दिक्कत नहीं होगी, अब कन्वर्ट कर लेंगे। फिर वो 1-2 साल के बाद तो फिर कर दिक्कत ही नहीं आई। खैर यहाँ जाओ। अब बेटा तरीका क्या है, मेरे पास में कोई कोयल है ये, इसमें गैलोमीटर लगा जो कि करंट को डिटेक्ट करता है। मैंने आपको बताया अगर बहुत ही हल्की सी भी करंट होगी तो गैलोमीटर तो सब पकड़ लेगा। अब मुझे यहाँ पे देखकर बताओ कहीं पे भी इसमें कहीं बैटरी लगी हुई है? नहीं लगी हुई है। लेकिन इस कोयल के अंदर बिना बैटरी के भी हम करंट को इंड्यूस कर सकते हैं, करंट को लेके आ सकते हैं। कैसे? आपको बस इसे क्या करना है, एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखना है। तो आप क्या करो, ये जो आपने मैग्नेट ली है, इस मैग्नेट को पकड़ो, इसके नजदीक लेके जाओ, दूर लेके जाओ। अगर आप इसे लगातार इसके नजदीक लेके जाएंगे तो यानी कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, दूर लेके जाओगे कम हो जाएगा, नजदीक बढ़ेगा, दूर घटेगा। तो अगर आप इसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कर दें, यानी इस चुंबक को पकड़ के आगे पीछे करते रहे, तो ये चुंबक इसके नजदीक जाएगी तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दूर जाएगी तो वीक, स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग वीक, यानी कि कोई जो है एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में आ जाएगी। तो जैसे परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में आ जाएगी तो उसके अंदर तो करंट पैदा हो जाएगी। तो जैसे इसे आप कभी इसके नजदीक लेकर जाएंगे, कभी इसे दूर लेकर जाएंगे, तो क्या होगा, इसके अंदर करंट इंड्यूस होगी, करंट पैदा हो जाएगी। तो यानी कि अब मैंने जब इसको पकड़ा और पकड़ के मैं इसे आगे पीछे कर रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जा रहा है, तो यानी कि इसके अंदर करंट आ जाएगी। वो गैलोमीटर के स्विंग हिल के आपको पता चल जाएगा। दूसरा एक काम ये कर सकते हैं, पहले आपने क्या किया, इस कोयल को आपने फिक्स कर लिया, कोयल को फिक्स किया, चुंबक को आगे पीछे कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी तो कर सकते हैं कि इस चुंबक को आप ऐसे लो, इसे फिक्स कर लो, और जो बेटा आपके पास में कोयल थी है, इसके अंदर एक गैलोमीटर लगा हुआ है। अब आप क्या करो, इस कोयल को इसके कभी नजदीक लेके आओ, कभी दूर लेके जाओ। तो एक पहले में तो आपने इसे फिक्स किया, चुंबक को इसके नजदीक लेके जा रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दूर तो वीक, स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग वीक, ये हो गया। दूसरे केस में आप क्या करो, चुंबक को फिक्स कर लो, इस कोयल को आगे पीछे करो, ये कोयल इसके नजदीक जाएगी तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दूर जाएगी तो वीक, स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग वीक, यानी कि आप इसे भी आगे पीछे घुमा सकते हैं। तो यानी कि सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि हम करंट को इंड्यूस करते हैं। सर बैच से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे प्लीज। ठीक है भाई, ये टाइम पास करने के लिए ना मेरे पास समय नहीं है, ठीक है। यहां देखो, अब हमने क्या कहा कि या तो इस कोयल को फिक्स कर लें, चुंबक को आगे पीछे करें, तो चुंबक आगे पीछे करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास का बदल जाए, करंट पैदा हो जाएगी। या इसे चुंबक को फिक्स कर लो, इसे आगे पीछे करो तो करंट पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप करंट पैदा कर सकते हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं। मैंने एक डेफिनेशन इसकी बड़ी शॉर्टकट में लिखी थी, अगर मिल जाए मुझे तो वो लिख देते हैं बड़ी कम शब्दों में। ये देखो, एक क्लास मैंने पढ़ाया था, ये लिख देते हैं आपकी क्लास में भी हम। इन सेल्फ इंडक्शन, बहुत कम शब्दों में अच्छी डेफिनेशन बन गई क्लास में ये। इन सेल्फ इंडक्शन, हिंदी में लिखूंगा भी, इन सेल्फ इंडक्शन करंट इज इंड्यूस्ड, इन सेल्फ इंडक्शन करंट इज इंड्यूस्ड इन ए कोयल बाय मोशन ऑफ मैग्नेट, बाय मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कीपिंग कोयल फिक्स्ड, एंड कीपिंग कोयल फिक्स्ड, और बाय मोशन ऑफ कोयल एंड कीपिंग मैग्नेट फिक्स्ड। अब हिंदी में लिखवा रहा हूं, पहले इंग्लिश वाले बच्चे समझना। तो कितने कम शब्दों में काम हो गया। हमने क्या लिखा, इन सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि करंट इज इंड्यूस, करंट को हम इंड्यूस करते हैं, प्रेरित करते हैं इन ए कोयल, करंट इज इंड्यूस इन ए कोयल बाय मोशन ऑफ मैग्नेट, किसके मोशन से, मैग्नेट के मोशन से, एंड कीपिंग कोयल फिक्स्ड, कोयल को फिक्स रखो बाय मोशन ऑफ मैग्नेट, या बाय मोशन ऑफ कोयल, कोयल को मोशन कराओ, एंड कीपिंग मैग्नेट फिक्स्ड। इसे मैं हिंदी में अलग पेज पर लिख देता हूं, यहां पे देखना, हिंदी में लिखेंगे इस चीज को हम। सब प्रेरण में एक कुंडली, सब प्रेरण में एक कुंडली में धारा प्रेरित की जाती है, यानी वो धारा जो बिना बैटरी के पैदा हो उसे प्रेरित कहते हैं। धारा प्रेरित की जाती है या तो चुंबक को रोककर कुंडली को आगे पीछे करने से या कुंडली को रोककर चुंबक को आगे पीछे करने से। हालांकि इससे कोई क्वेश्चन ऐसा बनेगा नहीं,
ना के बराबर चांस है। वो बस ये पूछेगा कि किसी कोइल में करंट कैसे इंड्यूस होती है, कैसे प्रेरित होती है। तो बस आपको ये बताना है कि करंट इंड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से। वो मैंने उसका तरीका बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, कि अगर एक स्वप्रेरण एक ऐसी विधि है कि कुंडली में आप धारा कैसे प्रेरित करेंगे, कैसे उत्पन्न करेंगे। चुंबक को रोक लो, कुंडली को आगे पीछे करते रहो, या कुंडली को रोक लो, चुंबक को आगे पीछे करते रहो। तो सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि आपने कोइल ली, इस कोइल को आपने फिक्स किया तो चुंबक आगे पीछे कर रहे हैं, चुंबक नजदीक तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दूर तो वीक। ये से रोक लो, इसे आगे पीछे करो, ये नजदीक जाएगी तो स्ट्रॉन्ग, दूर जाएगी तो वीक। यानी कुल मिला के सारा गेम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने का है। यानी सारा गेम ये है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र का। तो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित तो ही रहा है, जब चुंबक नजदीक जाएगी तो ज्यादा हो जाएगा, फिर दूर जाएगी तो कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, ऐसे से रोक लिया, नजदीक तो ज्यादा, दूर जाएगी तो कम। तो ये सारा गेम ये है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज यहां पे देखना कि जो म्यूचुअल इंडक्शन है इसमें क्या होता है कि बेटा इसमें भी आप करंट इंड्यूस कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपने क्या किया, आप एक कोइल लो, अब इस कोइल को आप क्या करें, यानी कि सेल्फ अकेला एक कोइल होगी, इसके आसपास चुंबक को आगे पीछे करो, मैग्नेटिक फील्ड नियर ए करंट कैरिंग another coil in which करंट चेंजेस। नहीं, करंट को चेंज करना पड़ेगा। देखो हिंदी में भी लिख रहा हूं मैं, पहले इंग्लिश वाले समझना। मैंने कहा कि इन म्यूचुअल इंडक्शन में, अन्योन प्रेरण में, एक करंट इज इंड्यूस्ड इन ए कोइल, किसी कोइल में हम करंट को इंड्यूस करेंगे बाय प्लेसिंग इट। इसे कहां प्लेस करना है? बाय प्लेसिंग इट नियर ए करंट कैरिंग अनदर कोइल, एक दूसरी कोइल जिसमें करंट पास कर रही है। बाय प्लेसिंग इट नियर ए करंट कैरिंग अनदर कोइल इन विच करंट इज चेंजिंग। तो दूसरी जो कोइल है जिसके अंदर करंट पास करेगा, इसके करंट को हम चेंज कर दें, इन विच करंट चेंजेस। तो दूसरी कोइल जिसमें करंट पास करेगा उसको हम चेंज कर देंगे, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, करंट पास हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर इसकी हिंदी वाली डेफिनेशन देख लेते हैं हम। हिंदी वाली डेफिनेशन इसकी लिखेंगे हम, हिंदी में लिखेंगे, अन्योन प्रेरण में किसी कुंडली को अन्य धारावाही कुंडली जिसमें धारा परिवर्तित हो रही हो, जिसमें धारा परिवर्तित हो रही हो उसके नजदीक रखकर अन्योन प्रेरण में किसी कुंडली को अन्य धारावाही कुंडली जिसमें धारा परिवर्तित हो रही हो उसके नजदीक रखकर उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न की जाती है, उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न की जाती है। तो हिंदी वाले बच्चे दोबारा सुनना। मैंने कहा कि अन्योन प्रेरण में क्या है कि किसी कुंडली को एक अन्य धारावाही कुंडली जिसमें धारा को परिवर्तित हो रही हो, धारा को या तो बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, उसके नजदीक रखकर उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न की जाती है। लेकिन आप ये डेफिनेशन याद मत रखना, ये सीधा बस अपने दिमाग में ये बस फोटो याद रखना कि सेल्फ इंडक्शन में एक ही कोइल होगी, सेल्फ यानी कि सेल्फ अकेला एक कोइल होगी, इसके आसपास चुंबक को आगे पीछे करो, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, करंट पैदा हो जाएगी। या चुंबक को फिक्स करो, कोइल को आगे पीछे करो, करंट पैदा हो जाएगी। म्यूचुअल में दो होंगी, एक के अंदर करंट होगी, इस करंट को हम कम ज्यादा कर सकते हैं रियोस्टेट धारा नियंत्रक की हेल्प से। इसे हम लिखते हैं RH, रियोस्टेट धारा नियंत्रक। करंट को कम या ज्यादा कर देंगे तो उसके पास जो दूसरी कोइल रखे उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अरे समझ में? तो हमारे पास में ये कुछ बातें हमने यहां पे पढ़ाई आपको सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। वायरलेस चार्जर जो होता है ना, वो म्यूचुअल इंडक्शन पे ही काम करता है। वो वायरलेस जो चार्जर होता है, जैसे आजकल देखा होगा अपने गाड़ियों में कि जो आप वहां पे जो अपना फोन को आपने रख दिया और आपका फोन जो है वो चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज होने के लिए तो करंट चाहिए, तो करंट जो उसके अंदर पैदा होती है इंड्यूस करंट से चार्ज होता है वो, क्योंकि जहां पे आप अपना मोबाइल रखते हो वहां पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होता है। वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आपके जो मोबाइल है उसके अंदर इंड्यूस करंट पैदा करेगा, वो करंट आपके मोबाइल को चार्ज कर देगी। तो ये वाला जो है, जो बच्चे ने बड़ा अच्छा लिखा है, ने वायरलेस चार्जर, किशोर कुमार ने, वायरलेस चार्जर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे ही काम करता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो जनरेटर, वो ट्रांसफॉर्मर है, वो भी किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे। याद आ रहा है सभी को कि ट्रांसफॉर्मर मैंने बताया था कि म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, ठीक है। मैंने कहा था कि ट्रांसफॉर्मर वाले केस में या तो पेपर में आपको लिखा मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत प्रेरण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी दो प्रकार के होते हैं, एक अगर कई बार आपको लिखा मिल सकता है सेल्फ की म्यूचुअल, तो म्यूचुअल पर टिक लगाएंगे। याद आ रहा है? अब आप कहेंगे सर ठीक है, ये जो हम किसी तार में अगर करंट को इंड्यूस करेंगे बिना बैटरी के भी, देखो दोबारा समझना इस पूरे गेम को, पूरे देखो मैं आपसे कह रहा हूं कि आज की क्लास मान लो कि हमारी यहां से स्टार्ट हुई, सब बच्चे समझना कि यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 9:52 से हमारी क्लास आज की स्टार्ट हो रही है यहां से, तो बड़े ध्यान सुनना। तो आज की क्लास में तो इससे पहले भी आपने मेरे से सुना, मान लो कि वो आपके दिमाग में पहले से कहीं से पढ़ा पढ़ के आपके दिमाग में है। अब मान लो कि सारे बच्चे आप साइंस वाले हैं, आज की क्लास हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं।
तो बेटा आज हम क्लास में देखो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये जो घटना है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये क्या है? ये हमें माइकल फैराडे ने और हमें बताई है हेनरी जोसेफ साहब ने 1831 में। दोनों अलग अलग अपना काम कर रहे थे, तो इसकी हिस्ट्री हो गई। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा तरीका है कि जहां पे आप करंट को बिना बैटरी के भी पैदा कर सकते हैं। तो जो करंट बिना बैटरी के पैदा हो, हम कहते हैं इंड्यूस करंट, प्रेरित धारा। लेकिन ये करंट तभी पैदा होगी अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ही करंट को इंड्यूस करेगा। सर मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज कर सकते हैं? दो प्रकार से। सेल्फ इंडक्शन में कोइल रोक लो, चुंबक को आगे पीछे करो, या चुंबक रोक लो, कोइल को आगे पीछे करो, सेल्फ इंडक्शन खत्म। लेकिन जो म्यूचुअल इंडक्शन है उसमें क्या होता है सर, एक कोइल में पहले से करंट होगी, उस करंट को अगर आप बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उसके बगल में जो कोइल रखे उसके अंदर करंट आ जाएगी, बात खत्म हो गई, इजी हो गया। लेकिन आप कहेंगे सर जो करंट इंड्यूस होती है उसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, वो जो आप यहां पे इसे चुंबक को आप आगे पीछे कर रहे थे, तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगी उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? या जब इसमें आप करंट को बढ़ाओगे या करंट को घटाओगे तो इस कोइल में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसे आएगी? बेटा जो इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है वो हमें मिलती है लेंज के नियम से। तो लेंज लॉ से हमें पता चलता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट दी जाती है लेंज लॉ से। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा की दिशा, जो करंट इंड्यूस होगी उसकी जो दिशा है यह हमें देता है लेंज लॉ, लेंज का नियम, लेंज लॉ। याद रखना कि जो इंड्यूस करंट है इसकी डायरेक्शन किस नियम से पता चलती है? लेंज के नियम से। एक साइंटिस्ट का नाम है लेंज का नियम। इन्होंने क्या बताया हमें, अब उस पर आते हैं। देखो इन्होंने क्या कहा, जैसे यहां पे इजीली समझ सकते हैं, ये मेरे पास में बेटा कोइल थी है, ठीक, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक। अच्छा देखना, अब जो करंट इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन यहां देखना, इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है वो हम लेंज के नियम से बताएंगे। हाँ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी लगाते हैं, लेकिन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बेटा वो लगाया जाता है कि अगर किसी कोइल जो है जिसके अंदर इंड्यूस करंट है उसे अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर फोर्स किधर को लगेगा, कोइल किधर को मूव करेगी, वो आगे बताऊंगा लेफ्ट हैंड रूल। अब यहां पे समझो कि जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है वो लेंज का नियम हमें क्या बता रहा है। ये लेंज का नियम समझना बड़े काम का है, और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है वैसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में जो बच्चा है अगली 2-3 बातें रट्टा मार लेना, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। देखो इन्होंने हमारे से कहा कि भाई हमारे पास में कोइल है, अब मैं इसके पास में ये मान लो कि एक चुंबक है, इस चुंबक को जब मैं इसके नजदीक लेकर आऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लगातार बढ़ेगा, दूर लेके जाऊंगा तो घटेगा। तो इन्होंने कहा कि इसमें करंट जो पैदा होगी वो कैसे पैदा होगी, ध्यान सुनना। अगर मैं इस चुंबक को इसके नजदीक लेकर आऊं तो लेंज साहब ने कहा कि किसी कोइल में, किसी कुंडली में धारा इस प्रकार से पैदा होती है कि वो अपने पैदा होने का ही विरोध करती है। ध्यान सुनना, यानी कि इस कोइल में करंट ऐसे पैदा होगी कि अपने पैदा होने का ही विरोध करेगी। अब आपको सारी पैदा कैसे हो रही है, ये करंट इसके अंदर पैदा होगी इस मैग्नेट के नजदीक आने से, तो इस मैग्नेट का नजदीक आने का विरोध करेगी, मेरे नजदीक मत आ, क्योंकि नजदीक आने से करंट पैदा हुई तो मैग्नेट को मना करेगी मेरे नजदीक मत आ, तो उसे अपोज करेगी। कैसे अपोज कर सकती है? अगर यहाँ पे साउथ पोल, जब इसे मैग्नेट को आप नजदीक लेके आ रहे हो, यानी कि आप साउथ पोल नजदीक लेके आ रहे हो, तो इसमें करंट ऐसे पैदा होगी कि ये वाला सिरा भी इस कोइल का साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। और साउथ पोल की तरह कब बिहेव करता है? जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करे, यानी इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो करंट फ्लो करेगी इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करे किसी कोइल के अंदर तो वो लूप जो है साउथ पोल की तरह काम करेगा, तो इधर भी साउथ पोल, इधर भी साउथ पोल। तो जैसे आप मैग्नेट को नजदीक लेकर आओगे तो करंट ऐसे पैदा होगी, वो देखेगी अच्छा साउथ पोल नजदीक आ रहा है तो उसके अपने नजदीक आने का विरोध करेगी, भैया नजदीक मत आ, तो साउथ साउथ को रिपेल करता है, तो इसमें करंट ऐसे पैदा होगी कि इधर भी साउथ पोल बन जाएगा। दूसरी चीज, अगर मैं इस मैग्नेट को दूर लेके जाऊं, तो यहां देखना, अगर मैं मैग्नेट को दूर लेके जाऊंगा अब क्या होगा, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, मैग्नेट को मैं दूर लेके जा रहा हूं, मैग्नेट दूर जा रही है, तो जो मैग्नेट नजदीक थी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा था, ये मैग्नेट दूर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, यानी कम होना भी तो चेंज ही है। तो इसे मैग्नेट दूर जाएगी, दूर भाग रही है, दूर, अब ये बुरा मान जाएगा, ठीक है भैया दूर क्यों जा रहे हो, भैया यहाँ पे इसमें करंट क्यों पैदा होगी, अब मैग्नेट के दूर जाने से कहेगी दूर मत जा, अब इसमें करंट ऐसे पैदा होगी कि इसके दूर जाने का विरोध करेगी। तो दूर जाने का विरोध कब कर सकते हैं? इधर साउथ पोल है तो उसमें करंट ऐसे पास करेगी कि यहाँ पे नॉर्थ पोल बने, ताकि इसे अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ को, दूर ना जाने दे। तो नॉर्थ पोल कब बनता है? जब करंट कैसे पास करे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे करंट पास करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्थ पोल बनेगा, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, दूर नहीं जाने देगा। यहाँ पे क्लॉकवाइज साउथ बनेगा कि यानी कि नजदीक आ रहा है तो उसे अपोज करेगा। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि जो लेंज का नियम कहता क्या है, लेंज का नियम ये कहता है कि किसी कोइल में करंट ऐसे पैदा होती है कि वो अपने पैदा होने का ही विरोध करती है। पैदा होने का विरोध करने का मतलब ये है कि जब आप साउथ पोल को नजदीक लेके आओगे, चुंबक को नजदीक लेके आओगे, तो चुंबक के नजदीक आने का अपोज करेगी। तो जब ये नजदीक आएगा तो इधर साउथ पोल, इधर भी साउथ पोल बनेगा, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ताकि इसे दूर भगा सके। जब मैग्नेट को दूर लेके जाओगे तो कहेगी दूर क्यों जा रहा है, तो इसे अट्रैक्ट करने के लिए साउथ इधर नॉर्थ पोल बनेगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी। समझ गए? अब मैं लेंज का जो नियम है इसे मैं आपको लिखवा देता हूं आसान भाषा में। इसके लिए भी एक बड़ी सुंदर सी डेफिनेशन हमने निकाली थी लेंज के नियम के लिए भी।
अगर मिल जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, स्क्रीन शॉट भी इतने सारे कर रखे हैं मैंने, ढूंढना ही बड़ा मुश्किल है। लेंज का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल ड्यू टू changing magnetic field due to changing magnetic field is such that it opposes the change in the magnetic field that produced it। तो दोबारा सुनना पहले इंग्लिश वाले, फिर हिंदी में लिखूंगा मैंने क्या लिखा कि लेंज का नियम क्या कहता है? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ए कॉइल, किसी कॉइल में, किसी कुंडली में जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ए कॉइल ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से, कि चुंबक नजदीक आ रही है दूर जा रही है, तो जो करंट इंड्यूस होगी ड्यू टू चेंज मैग्नेटिक फील्ड इज सच दैट, इस प्रकार है कि इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज का विरोध करती है, दैट प्रोड्यूस इट, जो सब प्रोड्यूस करता है, जो सब उत्पन्न करता है। तो हिंदी में लिखेंगे लेंज के नियम के अनुसार, लेंज के नियम के अनुसार किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र की वजह से किसी कुंडली में उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है, उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है। तो लेंज का नियम क्या कहता है कि अगर किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र की वजह से प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, तो उसकी दिशा इस प्रकार होगी कि वो अपने उत्पन्न होने का विरोध करेगी। अभी बेटा जो लेंज का नियम है, एक तो ध्यान रखना कि लेंज के नियम में ये सब लिखा मिलेगा आपको कि धारा की दिशा इस प्रकार है कि वो अपने उत्पन्न होने का विरोध करे, ये लेंज का नियम है। और लेंज का नियम किस सिद्धांत पे काम करता है, ये पॉइंट जरूर याद रखना, महा इंपॉर्टेंट, पेपर में किसी न किसी सेट में ये मिल सकता है, आपको लिख लो, ये आ सकता है। लेकिन क्या कहता है कि अगर किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र की वजह से प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, तो उसकी दिशा इस प्रकार होगी कि वो अपने उत्पन्न होने का विरोध करेगी। अभी बेटा जो लेंज का नियम है, एक तो ध्यान रखना कि लेंज के नियम में ये सब लिखा मिलेगा आपको कि धारा की दिशा इस प्रकार है कि वो अपने उत्पन्न होने का विरोध करे, ये लेंज का नियम है। और लेंज का नियम किस सिद्धांत पे काम करता है, ये पॉइंट जरूर याद रखना, महा इंपॉर्टेंट, पेपर में किसी न किसी सेट में ये मिल सकता है, आपको लिख लो, ये आ सकता है। लिखेंगे लेंज लॉ is an example of law of conservation of energy। लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का उदाहरण है। लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का उदाहरण है। ये जरूर याद रखना सभी को। अच्छा, आप कहोगे सर ये कैसे है एनर्जी कंजर्वेशन पे? भाई देखो, ये चुंबक आप इसके नजदीक लेके आ रहे थे, भागती आ रही थी ये, अब अचानक से इसमें करंट ऐसे पैदा होगी कि इधर भी साउथ पोल बन जाएगा, तो साउथ पोल तो रिपेल करेंगे, तो चुंबक भागती आ रही थी, अचानक से इसकी स्पीड कम हो जाएगी, भागती आ रही थी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी, तो भागती आ रही है, कोयल के नजदीक आई, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तो उसकी वो एनर्जी गई कहां? वो एनर्जी ऐसे गई कि इसने करंट पैदा कर दी और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल गई, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन में काम करता है। भाई चुंबक भागते आ रही है, तो भागते चीज के पास होती है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जब भागते आएगी तो इस कोइल में ऐसे करंट पैदा होगी कि अपने पैदा होने का विरोध करेगी। इधर साउथ पोल है तो इधर भी साउथ पोल पैदा हो जाएगा ताकि इसका विरोध कर सके, तो ये भागते आते इसकी स्पीड को कम कर देगी, तो इसकी जो एनर्जी कम हुई, वो जितनी एनर्जी इसकी कम हुई उस हिसाब से इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा हो जाएगी। ये एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है ये, तो ये ध्यान रखना। तो अगर हम जो लास्ट क्लास पढ़ेंगे उसमें आपको एक तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताएंगे हम, और एक
अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ वगैरह की बात करेंगे। तो अगली क्लास जो होगी आपके साथ मंडे को होगी, और मंडे को आपके साथ जो क्लास है वो बेटा होगी हमारी आपके साथ में दिन में क्लास होगी, है ना। तो दिन में मैं उसका टाइमिंग आपके पास में आ जाएगा। ठीक, तो आज के लिए तो ये रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे अब मंडे को दिन में टाइमिंग शायद मोस्ट प्रोबेबली ये मान के चलो कि जिस समय आपकी कोई क्लास ना होगी ना 2 बजे के आसपास कोई टाइमिंग रख लेंगे, उसमें इलेक्ट्रो ये खत्म कर देंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।